ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਪੋਸਟ ਮੈਂ ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ। ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਜਵਾਨ ਮੁਲਕ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਜਾਇਗੈਂਟਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਹਸੀਨਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਆਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕਾਫੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਤਸਵੀਰਾਂ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ G20 ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਿਆ ਆ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਮਰ ਆਗਾ। ਕਮਰ ਆਗਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਰੀਜਨ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ मैं आज इस प्रोग्राम ਚ शामिल कर रही हैं तो थोड़े ना रूबरू करवा रही हैं। कमर आगा जी, आपने हमें ज्वाइन किया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद आपका। सब तो पहला मैं इत्थों ही शुरू करना चाहांगी सर कि ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਕੰਸਪਾਇਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਪਾਏ ਹਾਂ ਜੀ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ? देखिए, ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी है और शेख हसीना की वीकनेस भी थी, जैसा आपने बताया। दोनों चीज कंबाइन हो गई हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा थी वहां पे, लोग परेशान थे, जॉब्स वगैरह थी नहीं, करप्शन बहुत ज्यादा था। शेख हसीना उसको कंटेन नहीं कर, तो आम जनता खुश नहीं थी उनकी सरकार से। फिर दूसरी बात ये कि उन्हीं ने इलेक्शन भी 93% वोट से जीता, अपोजिशन को सबको जेल में डाल दिया था। ये इस बहुत से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से सिचुएशन बिगड़ी। दूसरी बात ये कि बांग्लादेश स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है और अमेरिकन काफी समय से कोशिश कर रहे थे कि बांग्लादेश को चाइना से निकाल के बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र से जोड़ने की बात वो कर रहे थे। वो चाहते थे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश जो है वो क्वाड ज्वाइन करे। क्वाड जो है यानी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, ये एक 4 कंट्री का देश है जिसमें यूके भी, और वो चाहते थे बांग्लादेश भी। उसके अलावा अमेरिकन ये भी चाहते थे कि वहाँ के ऊपर एक सेंट मार्टिन्स आइलैंड है, उस पे अपना बेस बनाना चाहते थे, एयरफोर्स बेस। और वो उनसे लीज पे या जैसे भी हो मांग रहे थे। तीसरी चीज ये थी कि अमेरिकन का प्लान, एक जो शेख हसीना ने कहा है, कहाँ तक कितना है सही है पता नहीं, अमेरिकन की कोशिश ये थी कि एक पार्ट थोड़ा सा म्यांमार का लेके और इनका एक पार्ट लेके एक नया देश बनाने की, और जिसके अंदर वो चाह रहे थे कि वहाँ पे कैरन क्रिश्चियन मेजॉरिटी पॉपुलेशन को सेटल कर दें ताकि वहाँ की समस्या भी हल हो जाए, म्यांमार की, और एक नया देश के बनाने की भी वो बात कर रहे थे। सर इसी के साथ अगर मैं एक सवाल आपसे लेकर आऊं, इससे पहले कि हम अमेरिका की बात करें, शेख हसीना अपने देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸਰ? ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਉਹ ਭੱਜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਈਗੋ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ? देखिए, पॉलिटिक्स में ईगो वगैरह नहीं होती। पॉलिटिक्स में उनका सीधा था
वो जनता से कट ऑफ हो गई थी। कोई उनका लिंक रह नहीं गया था जनता से। वो एक कोठरी थी उनके चारों तरफ, उसी के बीच में घिरी हुई थी और वो लोग जो कह रहे थे या ये जो कह रही थी वो लोग कह रहे थे। हुँ, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी थे, कुछ सेना वाले भी थे और कुछ और लोग भी थे। उनको ये तक नहीं पता था कि जिन्हीं ने जिस आर्मी जो उनका रिश्तेदार था जिसको उन्हीं ने आर्मी चीफ बनाया, वो बाद हुँ, में उनके खिलाफ हो गया था। उनको इस बात की भी फिक्र नहीं थी। तो वो एक अपने अपने को समझने लगी थी कि वो बहुत बड़ी लीडर हैं, उनको तो कोई बोल नहीं सकता। वो शेख मुजीबुर रहमान की लड़की हैं, जिन्हीं ने पाकिस्तान को बनाया था। ये सारी हुँ। बातें थी जो उनको जनता से अलग कर दिया था और उसी के चलते हुए ये सारी क्राइसिस मैं देख रहा हूँ खड़ी हो गई वहाँ बांग्लादेश के अंदर। ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਰੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਰੈਸਟਲੈਸਨੈਸ ਆਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕਲੈਸ਼ਸ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਸਰ, ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ? देखिए, हालात बिगड़ते गए, उसमें कई एक्टर्स आ गए। हुँ, बांग्लादेश को समझना बहुत ज़रूरी है। बांग्लादेश के अंदर ये पूरा विभाजित है। एक तरफ तो वहाँ पे बहुत बड़ा सेकुलर ग्रुप है, हुँ, जो चाहता है सेकुलरिज़्म रहे, लिबरल इस्लाम रहे, सेकुलर, और दूसरी तरफ वहाँ पे इस्लामिस्ट भी बहुत पावरफुल है। ये शुरू से चल रहा है। आपने देखा होगा 71 में सेकुलर गवर्नमेंट बनी शेख मुजीबुर रहमान की, बाद में उनको हटा दिया। ये वही फोर्सेस थे जिन्होंने मुजीबुर रहमान को मारा था। फिर उसके बाद जनरल ज़ियाउर रहमान का पीरियड आया, उसमें पूरा सेकुलर से वो इस्लामिक कैरेक्टर उन्हीं ने बांग्लादेश का बना दिया। तो ये फोर्सेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं और ये वो फोर्सेस हैं, एक तो ये बहुत पुरानी फोर्सेस हैं, पाकिस्तान मूवमेंट जो था तब से ये उनके साथ हैं। वहाँ पे मुस्लिम लीग बहुत पावरफुल थी, पंजाब में नहीं थी मुस्लिम लीग, इधर थी। पंजाब में तो सर सिकंदर हयात, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो चीफ मिनिस्टर थे और यूनियनिस्ट पार्टी शायद वहाँ पे पावर में थी, शायद, जी, मुझे जी। याद ठीक से नहीं है। तो लेकिन इस तरफ जो था, वो बहुत पावरफुल थी मुस्लिम लीग। तो पाकिस्तान के बनाने में मुस्लिम लीग और जो ईस्ट पाकिस्तान है, इनका बहुत बड़ा रोल था। तो ये है वहाँ पे और ये वो ग्रुप है जो हमेशा अपने को इस्लामिक फ्रेटर्निटी यानी पाकिस्तान से जोड़ने की बात करता है। इसके अंदर वहाँ के ऊपर 2 किस्म के हैं। एक तो वहाँ पे जमात इस्लामी है जो कंज़र्वेटिव है, दूसरी तरफ वहाँ पे मिलिटेंट्स बहुत एक्टिव हैं, इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो कि पाकिस्तान के ट्रेन किए हुए हैं, जो जिनकी की एक्सपर्टाइज़ है कम समय में बहुत सी जगहों पे आग लगा देना, लूट लेना, माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक करना, ये सब वो करते रहते हैं। ये ग्रुप जो था ये काफ़ी सक्रिय हो गया एकदम से। लगता हुँ, ये है कि कहा ये जाता है कि ये काफ़ी ट्रेनिंग लेके आए थे ये लोग और ये स्टूडेंट मूवमेंट का इन लोगों ने फ़ायदा किया। स्टूडेंट मूवमेंट में पहले जमात इस्लामी इंटर कर गई उनके सपोर्ट में, फिर उसके बाद दूसरी अपोज़िशन पार्टीज़, गुस्सा, नाराज़गी तो थी और फिर उसके बाद ये मिलिटेंट ग्रुप्स भी उनको जॉइन करके और उन्हीं ने आग लगाना, रहज़नी, ये सब काम शुरू कर मंदिरों पे अटैक करना, ये सब उन्हीं ने शुरू कर। सर व्हाई आई आस्क दिस क्वेश्चन पार्टिकुलरली कि बांग्लादेश 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਫॉर द sake of democracy. Why I ask this question because sir Mukti Wahini 1971 India has been very proud ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਰ? ਉੱਥੇ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ जी सर। देखिए, कई चीज़ें हैं। 1971 को आप 2024 से कंपेयर नहीं कर सकते। उस समय हुँ, पाकिस्तान की सेना वहाँ पे थी और दमन की नीति थी उसकी और हुँ, जिसमें अ, हज़ारों क्या लाखों लोगों का हत्याएँ हो गईं।
सेना में वहाँ पे पाकिस्तानी सेना थी और वो किसी के कंट्रोल में नहीं थी। औरतों के साथ जो कुछ दुर्व्यवहार हुआ, एक नहीं कई लाख औरतों के साथ, वो सब जानते थे। तो उस वक़्त एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड था इंडिया के पास। और दूसरी बात ये कि वहाँ पे एक बड़ा फ़ोर्स मुक्ति बाहिनी खड़ा हो गया था, जिसको भारत ने सपोर्ट कर दिया ट्रेनिंग देके, जो लड़ भी रहा था वहाँ पे। पहले अंदर लड़ रहा था, बाहर आया, फिर अंदर गया। तो यानी वो एक अलग सिचुएशन थी, उसमें इंदिरा गांधी एक बड़ी लीडर थी, उन्हीं ने ये स्टेप लिया। हालांकि उनके इस बांग्लादेश के गठन के लिए अमेरिकन बहुत नाराज थे हम्म और उसके बाद भी उन्हीं ने ये सपोर्ट किया, लेकिन अधिकतर देश ने इसका समर्थन किया था और बांग्लादेश को धीरे धीरे सभी ने रिकॉग्नाइज भी कर दिया देशों ने। इस समय जो स्थिति थी वहां पे एक सेक्शन था छोटा सा जो इस तरह की बात कर रहा था और वो सेक्शन बहुत स्मॉल था और कोई वहां पे सेना है, वहां पे एक सॉवरेन देश है बांग्लादेश। तो उसके अंदर हाँ, अगर उन लोगों ने अपील की होती वहां के बेगम शेख हसीना ने या किसी उससे, तो शायद कंसीडर, तब भी मैं नहीं समझता कि भारत वहां पे इंटरवीन इस हालत में करता। ये क्योंकि बिल्कुल इंटरनल अफेयर्स था, इंटरनल मामला था उनका। और वहां पे सेना, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक पुलिस हम्म फोर्स सब मौजूद थी। हुआ ये कि हम्म सेना और पुलिस उन्हीं ने भी धोखा दे दिया शेख हसीना को। स्टूडेंट मूवमेंट या जो भी थे अलग अलग, उनसे जा मिले। ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਣੀ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਆਰਮੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸਰ ਲੇਟਲੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਅਲੱਗ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਲਦੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਭੂਟਾਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨਾਟ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਸਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਆਪਾਂ? देखिए, एक चीज सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पुलिस मिलिट्री ने बहुत अच्छा किया कि स्टूडेंट्स के ऊपर गोली नहीं चलाई। लेकिन बलवाई जो थे, जो वहां पे राइटिंग कर रहे थे, ये उनका कर्तव्य बनता है कि उनको तो रोकते, कम से कम उन्हीं ने नहीं रोका। बहरहाल दूसरा सवाल ये है कि जो क्षेत्र है इसके अंदर काफी उथल पुथल नजर आती है सब जगह, सारे देशों में जिनका अभी आपने नाम लिया। एक नई किस्म की पॉलिटिक्स इस पूरे क्षेत्र में चल रही है जो पहले नहीं थी। पहले ये होता था कि ये सभी देश एक मुल्क से अलाइन कर लेते थे, अपने को जोड़ लेते थे, वो था भारत। अब एक चाइना फैक्टर इमर्ज हो गया है। तो हो ये रहा है, शुरू में सबने को, नेपाल ने भी पूरी कोशिश की कि पूरी तरह चाइना से जुड़ जाए, लेकिन उसको बाद में समस्याएं आने लगी क्योंकि हिस्टोरिकली, कल्चरली एंड हर तरह से भारत से जुड़े हुए थे। श्रीलंका ने भी एक समय में कोशिश की, उनके साथ भी समस्या आ गई, वो डेट ट्रैप में फंस गए चाइना के। फिर उसके बाद हमने देखा मालदीव में भी यही हुआ। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं, एक नई वो लोग कर ये रहे हैं कि भारत और चाइना की जो टेंशन्स हैं या जो इनमिटी है दोनों के बीच में, लड़ाई झगड़े हैं, उनको अपने फेवर में एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक बार वो जाते हैं चाइना, वहां से कुछ प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, फिर भारत आते हैं, भारत से प्रोजेक्ट लेके जाते हैं। अभी तक प्रेसिडेंट मोइजो जो थे वहाँ के मालदीव के, वो कह रहे थे कि बिल्कुल भारत का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा और ये वो इलेक्शन उससे लड़े चाइना के साथ, वो बहुत से प्रोजेक्ट्स लेके आए। अब वो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि भारत से भी दोस्ती और भारत से भी बात करने की बात कर रहे हैं और भारत के बहुत से प्रोजेक्ट उन्हें दोबारा शुरू कराने की बात शुरू कर दी है, कुछ हो भी गए हैं। जो प्लेन भारत ने डोर्नियर उनको दिया था उसका इस्तेमाल बंद कर दिया था, अब वो दोबारा से इस्तेमाल हो रहा है और उनके मिनिस्टर भी यहाँ आए और एक नहीं। तो ये सारे देश जो हैं, लेकिन बांग्लादेश इससे फर्क नजर आ रहा है। बांग्लादेश में जो इस समय
शक्ति इमर्ज होके आ रही हैं, ये बहुत एंटी इंडिया नज़र आ रही हैं मुझ में, जिसमें मिलिटेंट काफ़ी सक्रिय हैं और यहाँ से मिलिटेंसी आ भी चुकी है आसाम और आसाम और वेस्ट बंगाल में पहले। और कई मिलिटेंट ग्रुप हैं जिन्होंने पाकिस्तान से ली। बांग्लादेश के अंदर जो प्रॉब्लम है वो हमारी इंडिया पाकिस्तान वाली प्रॉब्लम वहाँ पे रहती है। पाकिस्तान हमेशा वहाँ पे एंटी इंडियन फोर्सेस को सपोर्ट करता है, उनको प्रमोट करता है और कोशिश करता है उनको जीत लेना। पाकिस्तान एक वीक कंट्री है, इकोनॉमिकली बहुत कमज़ोर हो चुकी है, फेल्ड स्टेट हो रही है, तो उसका ये रहता है कि जहाँ से उसको पैसा मिलता है, अब उसको वर्ल्ड बैंक की फाइनेंसेस चाहिए, तो वो इस वक़्त कुछ भी काम कर सकता है अमेरिका को खुश करने के लिए। और हमने पहले भी देखा है, इससे पहले भी उसने यही किया था। अब वो भी एक बैलेंस लगता है कभी-कभी बनाने की कोशिश करते हैं चाइना और अमेरिका के बीच में, दोनों के साथ अपने जैसे उनके पहले संबंध थे उस तरह की। क्या कर पाएँगे ये मुश्किल है कहना। हुँ, हुँ। सो आप अमेरिका की बात कर रहे थे इन द बिगिनिंग, मैंने आपको दूसरे सवालों पे ले आई। सर क्या कहना चाहते हो कि आर यू श्योर एंड व्हाई वुड अमेरिका वांट टू डिस्टर्ब साउथ एशिया? इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी सर उन्होंने ਇੱਥੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫੋਰਨ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਰ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰ? ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੋ सकती है ये चीज़? देखिए, ये तो खबर सच है कि वो सेंट मार्टिन आइलैंड में अपना बेस बनाना चाह रहे थे। ऑफिशियली उन्हीं ने माँगा था। ये भी शेख हसीना का कहना ये है कि वो पार्टीशन भी एक पार्ट का करना चाहते थे। अमेरिकन हमेशा इस तरह की बातें सोचते हैं, बहुत से देशों में उन्हीं ने किया है, ईस्ट तिमोर इसी तरह बनाया था उन्हीं ने। सर वो धर्म के आधार पे on the basis of religion they were trying to make another country near Bangladesh, out of Bangladesh. वो तो नहीं कहते, लेकिन ये कि शेख हसीना का कहना ये है कि धर्म उसमें एक वो कह रही हैं कि क्रिश्चियन स्टेट का गठन हो जाता। खैर इनके ऊपर बड़ा ज़ुल्म जबर हो रहा है, हम सब जानते हैं म्यांमार जिस तरीके से उनकी हत्याएँ कर रही हैं, उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलिटेंट फोर्स है, आर्मी भी उन्हीं ने बना रखी है और उसमें बहुत से एथनिक ग्रुप हैं। एक नहीं है वहाँ के ऊपर, बुद्धिस्ट भी हैं और दूसरे भी हैं। मतलब जो एनिमिस्ट या पुराने ट्राइबल धर्म के मानने वाले भी उसके अंदर हैं। अगर बनेगा भी तो आपस में भी टेंशन आ सकते हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं होता। लेकिन ये है कि वेस्टर्न नेशन की ये पुरानी पॉलिटिक्स रही है कि पार्टीशनिंग, डिवाइड एंड रूल इस तरह की बातें करना। पाकिस्तान का मेन इंटरेस्ट ये है कि बांग्लादेश जब बे ऑफ बंगाल बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए, किसी के लिए भी वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है और वो अगर उसके ऊपर उनका अस्तित्व बनता है, उसकी 2 वजह है। एक तो वो चाहते हैं कि बांग्लादेश चाइना से कट हो जाए उसके रिश्ते और अमेरिका के साथ जुड़ जाए। दूसरी बात ये कि वो ये भी चाहते हैं कि वहाँ पे एक एयरबेस बन जाए तो फिर उसके बाद क्वाड का मामला हो जाएगा। ये मैं समझता हूँ कि मुश्किल होगा, कोई भी गवर्नमेंट आएगी बांग्लादेश में। हालाँकि अगर जो खालिदा ज़िया की जो गवर्नमेंट है, उसको कोई आपत्ति इस काम में करने में नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि बांग्लादेश इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना पे इकोनॉमिकली कि वो उसके लिए ये आसान नहीं होगा किसी भी गवर्नमेंट को कि एकदम से वो 90 डिग्री शिफ्ट हो जाए और चाइना को छोड़ के पूरा अमेरिका से जुड़ जाए या भारत को छोड़ के पूरी तरीके से जुड़ जाए। हो ये रहा है इस प्रोसेस के अंदर कि डर इस बात का है कि कहीं जो है इनस्टेबिलिटी, अराजकता ना कहीं फैल जाए, इस बात का डर है। ये मिलिटेंट जो होते हैं ये बहुत इनकी संख्या ज़्यादा नहीं होती किसी भी देश में, लेकिन इनको ये इलेक्शन के थ्रू पावर में कभी नहीं आ सकते। तो इनकी पूरी कोशिश ये होती है कि आतंक के माध्यम से ये अपना वर्चस्व बनाते हैं और सत्ता को कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं। ये एक बड़ा भय है वहाँ के ऊपर
और पाकिस्तान की सेना में भी और बांग्लादेश की सेना में भी अब ऐसा लगता है कि एक सेक्शन काफ़ी इस्लामिस्ट भी नज़र आता है। सर, अमेरिका तो चलो हो सकता है कि जैसे ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अपनी एफर्ट्स कुछ कर रहा हो। लेकिन ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਸਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਇਹ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ सकिया सर? कई चीज़ें हैं, इंडिया पाकिस्तान को ब्लेम करता है, पाकिस्तान इंडिया को ब्लेम करता है। इसके रोकने में इंडिया कहता है कि जब तक आतंकवाद को आप बंद करिए पहले और तभी बातचीत हो सकती है, वरना मुश्किल होगा। और वो ये कहते हैं कि नहीं सार्क की आप मीटिंग कीजिए, इंडिया पार्टिसिपेट करने से इनकार करता है। उसमें शर्त ये है कि एक जो भी डिसीजन होता है वो सर्वसम्मति से लिया जाता है, वो बिल्कुल इस तरह से ठप हो गया है। और अब मैं देख रहा हूँ कि दोबारा से जो वहाँ पे नए इस समय केयरटेकर गवर्नमेंट बनी है, वो उन्हीं ने डिमांड की है सार्क को दोबारा से वो करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। देखना ये है कि क्या इस पे भारत का क्या स्टैंड होता है, किस तरीके से इस मसले को देखते हैं। भारत ही नहीं बल्कि अब ये देखना है कि नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, इन कंट्रीज़ का भी क्या एटीट्यूड होता है। क्या ये सब मिल के चाहेंगे? तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल होगी भारत को इनकार करना, या वो खामोश रहेंगे। इसलिए भारत ने किया ये है कि सार्क तो नहीं है लेकिन बाइलैटरल रिलेशन, इकोनॉमिक टाइज़ इन सभी देशों से उसने काफ़ी बढ़ा ली है स्पीच में। तो काफ़ी दो देश जो हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, जब क्राइसिस श्रीलंका में आई जिसका आप ज़िक्र कर रही थीं, वहाँ पे उन्हीं ने ह्यूज इंडिया ने ही सपोर्ट उनको उस समय बेल आउट किया इकोनॉमिक पैकेज देके लगभग 3-4 बिलियन डॉलर का। फिर उसके बाद अ, हमने हमारे बहुत अच्छे संबंध जो हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी बहुत अच्छा है। चाहे म्यांमार हो या और जितने भी देश हैं, बांग्लादेश भी था फिर उसके अलावा। तो ये सारे देश जो हैं इनसे हमारा बाइलैटरल रिलेशन, नेपाल हो चाहे भूटान हो, तो बहुत अच्छे बाइलैटरल रिलेशन हैं और जो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इस वजह से इन देशों के साथ ये देश छोटे हैं, बहुत से इसमें देश ऐसे हैं जो अ, पॉलिटिकली फेल हो रहे हैं। अ, हुँ, जिसके कारण चलते हुए इनस्टेबिलिटी फैल रही है, जैसे पाकिस्तान है या बांग्लादेश में भी मुझे नहीं लगता कि अगर वहाँ पे सेकुलर वर्सेस इस्लामिस्ट अगर बढ़ता है टेंशन, इसलिए कि बांग्लादेश एक ऐसा मुस्लिम देश है, जहाँ बड़ी संख्या में लिबरल इस्लाम के मानने वाले हैं। और हमने अभी भी देखा जब मंदिरों पे या उनके हिंदुओं के या बुद्धिस्ट के घरों पे अटैक हो रहे थे, उस समय मस्जिदों से ऐलान हो रहा था कि आप जाके उनको बचाइए। यही नहीं बल्कि वहाँ पे ल लोग भी गए जिन्हीं ने अपने उनको मंदिरों को जाके घेर लिया, इनके घर को जाके वहाँ पे रक्षा की इन लोगों की, वहाँ पे हुँ, हिंदुओं की। ये पाकिस्तान या दूसरे मुल्कों में अभी ऐसा नहीं हो पाया है, मैंने देखा ऐसा नहीं होता, लेकिन बांग्लादेश में हो रहा है। इस वजह से डर इस बात का है कि कोई एक दूसरी एक बड़ी समस्या बांग्लादेश के साथ है, वहाँ कोई charismatic लीडर नहीं है इस समय। हुँ, जो समस्या को वो करे। और जितने भी सिंबल ऑफ यूनिटी थे, सिंबल ऑफ सेकुलरिज़्म थे, उनको वो एक-एक करके ध्वस्त कर रहे हैं। और आर्मी के अंदर भी जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, जिन लोगों को हटाया जा रहा है, नए जनरल, वो सब इस्लाम पसंद है। इस्लाम पसंद होना कोई बुरी बात नहीं है, धार्मिक होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये कि आप अगर एक्सट्रीमिस्ट हैं या आप आतंकवादी विचारधारा से अगर आ रहे हैं, नफ़रत की आइडियोलॉजी आप फैला रहे हैं, उससे प्रॉब्लम है देश में। तो वहाँ पे मुजीबुर रहमान की स्टैच्यू को तोड़ना, जिसने देश का के गठन में सबसे बड़ा रोल था, ये इस बात का संकेत है कि 2 बड़ी पावर्स जो हैं सेकुलर और इस्लामिस्ट, उनके बीच में टकराव होता हुआ मुझको तो नज़र आ रहा है। आने वाला समय बताएगा कि क्या। हुँ। सर ऑलमोस्ट आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਈਡੀਅਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਆਈਡੀਅਲ ਤਾਂ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈਡੀਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ
ਐਂਡ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦਿਸ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਰ? इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत डीप रूटेड है और यहाँ पे इस पर में तो लोग कम्युनल हो जाते हैं, लड़ाई भी हो जाती है, मार भी देते हैं, कम्युनल दंगे भी हो जाते हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पिछले इलेक्शन से लोगों की समझ में दोबारा से आने लगा है कि भाई ये सब गलत बात है। और हमने ये भी देखा कि उसके चलते हुए बीजेपी इलेक्शन हार गई, बड़ी संख्या में उनको सीटें नहीं मिली। तो वो एक बड़ा बदलाव मुझको नजर आ रहा है भारत के अंदर। जो इस तरह की ताकतें होती हैं, राइट विंगर होते हैं, ये एक ही तरह की सोच होती है, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ बांग्लादेश में हो, चाहे वो फ्रांस में हो या इटली में हो, ये एक ही तरह के होते हैं, या लैटिन अमेरिका में भी हमने देखा, हमेशा उनका गुस्सा माइनॉरिटीज पे रहता है। लेकिन ये कार्ड नहीं चल सकता बहुत समय तक। एक तरफ उसकी एक और चीज है, हम ये भी देख रहे हैं कि मुस्लिम देशों में जिस तरीके से खिलाफत का मूवमेंट या उसका मूवमेंट था, अलकायदा या देवबंद वाला तहरीक तालिबान की अफगानिस्तान में, ये इराक के अंदर कैलिफेट का टूट जाना, उसके बाद से मुस्लिम में भी ये समझ आ रही है काफी देश से इस्लामिक मिलिटेंसी का भी मुझे लगता है पीक हो चुका है। अब स्टैग्नेशन है, फिर उसके बाद डिक्लाइन की स्थिति आएगी। तो ये एक बड़ा चेंज आ रहा है। और मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश, बट डर इसी बात का है क्योंकि वहां पे दोनों फोर्सेस हैं, तो आपस में लड़ाई हो सकती है। और फिर ये कि एक वजह और भी है, इन सभी ताकतों को खासतौर से मुस्लिम देशों में हम देख रहे हैं कि बाहर का इंटरफियरेंस बहुत ज्यादा है, आउटसाइड मुस्लिम देशों का भी मुस्लिम देशों पे है। इराक में जिस वक्त हो रहा था तो सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर सब इंटरेस्टेड थे कि सद्दाम हुसैन चला जाए, उनको ये नहीं मालूम था कि बाद में क्या होगा। अब बांग्लादेश में पाकिस्तान का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और बिग पावर ऐसे मौकों पे हमने देखा है कि वो बीच में कूद पड़ती है, और ये एक जनरल प्रोसीजर है। भारत में डेमोक्रेसी भी बहुत डीप रूटेड है, यहाँ पे ऊपर इश्यूज इलेक्शन से सेटल हो जाएंगे आने वाले समय में। कितना समय लेगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है कि जो एक ही पॉलिसी, एक धर्म के खिलाफ के ऊपर बात करने वाली जो सिर्फ राजनीति है, वो बहुत समय तक यहाँ नहीं चल सकती। Sir, thank you so much for joining us and having this conversation, sir. Thank you. Thank you.